तो अमाइंस के अंदर हम लोग जो देखेंगे पहले वो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो हम लोगों को ये पता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, तो अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। तो अगर RNH2 है तो इसको हम लोग 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अगर RNHR है तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा। और उसी तरीके से अगर RN R और R होगा तो यहां पर मैंने अल्काइल ग्रुप को सेम रखा है, बट अल्काइल ग्रुप कैन बी डिफरेंट। मतलब यहाँ R है, यहाँ R1 भी हो सकता है। तो दिस इज 3 डिग्री अमाइंस। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, उसके रिएक्शंस, उसकी बेसिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो सिंपली अमाइंस पर भी अगर आप फोकस करते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आप आराम से पकड़ लोगे। तो जो पहला रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल तो RCN को जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका एक सिंपल सा मेमोरी टेक्निक है कि इसके पास 4 हाइड्रोजन दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन आप इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? RCH2 NH2। जो रेस्ट R वाला प्लेस है वहां पर TMN का टच मी नॉट का बोर्ड लगा हुआ है, वहां पर टच मी नॉट का बोर्ड लगा हुआ है और ये हमारा RCH2 NH2 हो गया। सिमिलरली रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड करेंगे। RCONH2 को भी अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करोगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन देगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इस तरह के रिडक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे। अब बेसिकली आप मिस्टेक क्या करते हो, आप प्रैक्टिस भी इसी से करते हो। नहीं, आप क्या करो, R को चेंज करते रहो। कभी CH3 ले लो, कभी बेंजीन रिंग ले लो, कभी साइक्लोहेक्साइल रिंग ले लो। 2-4 रिएक्शन लिखोगे तो आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइड एंड रिडक्शन ऑफ एसिड अमाइड, बोथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह आपको H2 निकल भी दिखता है तो भी सिमिलर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट द सिमिलर प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? आपको सिमिलर प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं। तो यहां पर ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है। अब देखो थर्ड होता है, थर्ड इज aminolysis of cis of alkyl halide। इसका सिंपली ये मतलब है कि हम एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं।
अब रिएक्शन मैकेनिज्म बताते समय मैंने आपको बताया था कि Rx का कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RNH2 बन जाएगा। अब सिमिलरली RNH2 को जब आप Rx के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो RNHR बन जाएगा और RNHR को जब Rx के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे और अगर आप इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है कि हर स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा था वाया लोन पेयर ऑफ N हो रहा था। भले हम लोगों ने एक्टिव हाइड्रोजन के टूल से कुछ और विजुलाइज कर लिया था, तो यहां पर बनेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो इट हैज फॉर्म्ड क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, and it has formed quaternary ammonium salt. So ammonolysis of alkyl halide is a very simple reaction. In all the cases nucleophilic substitutions are taking place. ये क्लियर है? ये क्लियर है आपको? फोर्थ है बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप reduction of NO2 group using metal HCl. जब आप नाइट्रोबेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन करवाते हैं Sn प्लस HCl के साथ, नाइट्रोबेंजीन को जब आप Sn प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में। So nitrobenzenes are being converted to aniline. This is reduction of NO2 group using metal HCl. अब रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब किस तरीके से मेटल HCl काम करता है, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देगा और वो H प्लस को H माइनस में कन्वर्ट करता है, तो somehow this reaction is proceeding via that type of process. क्लियर है? तो हम लोग अभी किसी भी चीज का मैकेनिज्म नहीं देख रहे, पहले हम लोग सिंपल कन्वर्जन देख रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन को अगर हमें एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो बीच में क्या आएगा? Sn प्लस HCl आएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो बिफोर आई गो इनटू हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हम लोग लिखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर कन्वर्जन।
important reaction for conversion. ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब Rx को आप KCl के साथ रिएक्शन करवाते हो तो RCl मिलता है। इसमें शायद ही किसी को डाउट होगा, X माइनस जाएगा और Cl माइनस आएगा, तो Rx with Cl minus, Rx goes to react with KCl, Rx goes with react to go with KCl, Cl माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, RCl बन गया। अब RCl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या देता था, RCH2 NH2। अगर हम H प्लस, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और RCl OH माइनस पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एडिंग वाटर। तो अब ऐसे सोचो कि हमारे पास एक गिलास पानी है H2O, तो हम H2 इसको दे दें और O इसको दे दें, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड NH2। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि हम दोबारा इसमें पानी डालेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर जेड का काम कौन करेगा, NH2, और न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा, OH माइनस, इसलिए यहां पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। इतनी चीजें अगर आपको याद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल लेवल पर या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रिएक्शंस आते हैं तो आप आराम से रिएक्ट कर सकते हैं। Rx plus KCl goes to RCl, RCl with lithium aluminum hydride produces RCH2 NH2, RCl on complete hydrolysis produces RCOH, and RCl on partial hydrolysis produces RCONH2। ये चीजें आपको अगर याद हो गई हैं तो काफी आपका हेल्प मिलने वाला है। आप बहुत आराम से कन्वर्जन में कुछ कुछ चीजें सीख पाएंगे। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है वो RCONH2 है। दिस इज द सबस्ट्रेट एंड NaOH plus H2। अब ये बहुत तरीके से आपको दिख सकता है, NaOX, NaOBr, Cl, कोई भी चीज लिखी हुई है NaOH की जगह KOH यूज कर लेगा, CaOH होल 2 यूज कर लेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि बेटा ये जो चीज है ना RCONH2 के साथ अगर आ रही है, कोई बेस और कोई हैलोजन है, तो वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही है। दैट इज नथिंग बट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट देना बहुत आसान है। प्रोडक्ट देना आसान है कि इस CO को गायब कर दो, इस CO को गायब कर दो और एज इट इज लिख दो, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा अमाइंस का RNH2 बन जाएगा। नाम डिग्रेडेशन इसीलिए है
कि एक कार्बन की संख्या कम हो गई है, वन कार्बन हैज बीन गॉन विथ NaOH टू फॉर्म Na2CO3। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, साथ में कुछ कुछ मिल जाएगा, Na2CO3 मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल पर दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक, इंटरमीडिएट क्या है? तो मैं पहले इसकी पूरी स्टोरी बता देता हूं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। तो इसमें इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है आइसोसाइनेट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH? NaOH per mole RCONH2, 4 मोल NaOH यूज होगा। ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रिएक्शन होता कैसे है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग के लिए समझना जरूरी है, तो हम लोग समझ लेते हैं। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं भी समझेंगे और ये याद कर लेंगे कि इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट। कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है? आइसोसाइनेट। और पर मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए कितनी NaOH की जरूरत है? 4 मोल्स। ये सारी चीजें आपको क्लियर कट अगर याद है तो आपका काम हो जाएगा। देखते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये हम लोग देखेंगे। तो बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में RCONH2 जब NaOBr के साथ रिएक्ट करता है तो पहले स्टेप में ये RCONHBr बनाता है। इस Br के जुड़ने से इस लोकेशन की एसिडिटी बढ़ जाती है ना। Br एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो गया तो उसको बेस एक्सट्रैक्ट करता है और बना लेता है RC डबल बॉन्ड O N-Br। अब ऐसे समझो कि इस N के पास इलेक्ट्रॉन है और यहां पर लोन पेयर है, तो एक एनफ रिपल्सन है और ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग सकता है। जब ऐसा होता है बेटा तो ये एक इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है। तो ये शिफ्टिंग क्या होती है ये भी ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग होती है। और आपका बन गया RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट बोलते हैं। ये हमारा आइसोसाइनेट फॉर्म हो गया। अगर देखोगे तो यही इंटरमीडिएट, ये जो स्टेप था साइमल्टेनियस मूवमेंट का, यही हमारा RDS था
और इसी को जब हम H3O प्लस या H2O के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिल जा रहा है RnH2 प्लस CO2 NaOH के साथ कंबाइन करके Na2CO3 बना लेगा। तो आप बेसिक रिएक्शंस को कॉपी कर सकते हो। एक्सपेक्टेड है 4 प्रोडक्ट बन रहे होंगे जिसमें से हमारे काम का प्रोडक्ट है RnH2, इसके अलावा वाटर, Na2CO3 और NaBr फॉर्म हो रहा होगा when you are starting with NaOH plus Br2 और NaOBr। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। प्रोडक्ट देना बहुत आसान है और इस तरह के रिएक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। तो बिफोर आई गो इनटू द नेक्स्ट मेथड, I will give you a simple fill in the blanks so that you have a bit of practice of solving such questions. तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और एटलीस्ट आपको बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत लग जाएगी। So let's take that. CH3Br प्लस KCN A फॉर्म हो गया, राइट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड B फॉर्म हो गया, OH माइनस पार्शियल C हो गया और NaOBr D हो गया और यहां पर H प्लस कर दिया तो आपका E हो गया। तो एटलीस्ट यू कैन डू अ सिंपल क्वेश्चन लाइक दिस। तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। तो ये आपको बहुत क्लियर है बेटा कि CH3 CN है, B आपका CH3 CH2 NH2 है, C आपका CH3 CO NH2 है। अब आप CO को पी जाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। और अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो CN किस चीज में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो आप देखो कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ये कैरी होते रहा है ना। तो इसकी जगह अगर कोई आपको CH2 CH3 भी लिखकर दे रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि इसको तो कैरी ही होना है। इसलिए आप इस तरह के रिएक्शंस आराम से लिख सकते हैं। हटाएं इसको। तो आप इस तरह के रिएक्शंस आराम से लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। जब इसको आप NH3 के साथ हीट करते हैं तो आपको मिलता है थैलिक एसिड का अमाइड। तो ये हमारा थैलामाइड है और यही हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट होने वाला है गैब्रियल थैलामाइड का।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में भी आपको सीखने को एक दो चीजें आसानी से मिलेंगी। अब ऑर्गेनिक में एक चीजें दूसरी चीजों के साथ ओवरलैप करते रहती हैं, इसलिए थोड़ा ये अच्छा भी है कि आपको बहुत सारी चीजें रिपीट होते रहेंगी। आप देखिए एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसको समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। Rx 1 डिग्री प्लस KOH। जब इस तरह के रिएक्शंस दिए जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा Rx ने KOH के साथ क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि इसके कुछ प्रोसीड्यूर रहे होंगे, पहले ये डाला गया होगा उसके बाद में ये डाला गया होगा, तो आपको ये नहीं सोचना है। जस्ट दो तीन चीजें सोचिए कि क्या इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो आप क्या करो, न्यूक्लियोफाइल को चिपका दो। अब देखो न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल है, वो X की जगह ले लेगा, ले लिया। अब KOH में आपको कौन सा न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, OH माइनस। गौर करना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, OH माइनस। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये R है, ये CO है और ये क्या है, Z है। RCO Z जब देखते हैं तो हम Z को क्या बोलते हैं, बाई, और जब Z को बाई बोलते हैं तो क्या देते हैं। अगर हम यहां पर इसको KOH के साथ रिएक्शन कर रहा होगा तो क्या दे रहे होंगे, इसको बाई बोलेंगे, इसको OH दिया, इसको H दिया। दिख रहा है क्या, दूसरी तरफ से भी आपको सेम चीज दिख रही है, मतलब इसी ग्रुप को हम कितनी बार बाई बोल रहे हैं, तो कितना H देंगे। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आ गया, RNH2, और ये जो बचा हुआ है ना, ये जो बचा हुआ है इसको C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH दे देंगे। अब हम सबको पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना लेगा, तो जनरली ये इस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा, अपने सॉल्ट वाले फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर आप वो भी बना देते हो तो आप गलत नहीं हो, स्कूल एग्जामिनेशन में ट्राई मत करना, राइट। बट एक्चुअली अगर इस रिएक्शन को मैं समराइज करूं तो इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा। फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं ये बात नहीं कर रहा कि यहां पर H+ यूज करके एसिड बेस रिएक्शन को मैं अवॉइड करके चल रहा हूं, of Rx and 2 times nucleophilic substitution in RCOZ। यही दो चीजें हो रही हैं, Rx का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और RCOZ का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इस रिएक्शन को गौर से देख लीजिए, अगर जिंदगी में एक बार देखेंगे तो फिर भूलने का कहीं नहीं। N- बनाया, इसको X को हटा दिया, इसको 2 बार बाई बोला, इसको 2 H दिया और वहां पर न्यूक्लियोफाइल को चिपका दिया। We added the nucleophile at the nucleophilic site and that's it। बहुत आसानी से आप गैब्रियल थैलामाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है 1 डिग्री क्यों, तो बेटा अगर 1 डिग्री के अलावा अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है ना, तो वो बेसिक कंडीशन में एलिमिनेशन को प्रेफर करता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन को। सो दैट्स व्हाई वी डू टेक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, वी टेक क्या
2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, अगर हम लोग ले लेते हैं और 3 डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पर पहले ही स्टेप में एलिमिनेशन हो जाता, एंड दिस इज व्हाई Rx शुड बी 1 डिग्री। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड को लेकर पूछ रहा है तो कोई भी y 1 डिग्री, नॉट 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर आप उसके मुंह पर फेंक के मार दोगे कि 1 डिग्री, इसलिए क्योंकि हमको क्या चाहिए था, सब्स्टिट्यूशन चाहिए था। अगर हम 2 डिग्री और 3 डिग्री लेते तो कहां चला जाता, एलिमिनेशन में, तो कम से कम उसके मुंह पे कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा, है ना। इफ somebody is asking you this question why 1 डिग्री, तो बोलना है हमको सब्स्टिट्यूशन चाहिए था। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री लेते तो क्या चला जाता, एलिमिनेशन। प्रॉपरली तुमको शायद इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये कहानी है बेटा अमाइंस के प्रिपरेशन की, अमाइंस के प्रिपरेशन की ये कहानी है, जिससे आपको क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आप आराम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ स्कोर जरूर कर पाओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ इन अमाइंस। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं कि ये एरोमेटिक अमाइन है और बाकी एलिफैटिक अमाइन है, या अमोनिया है, या CH3NH2 है। अगर आपसे पूछेगा कि एरोमेटिक अमाइंस और अमोनिया में ज्यादा बेसिक कौन होगा तो आप क्या बोलोगे? तो मैंने आपको बताया था कि बेसिसिटी इज अबाउट गिविंग इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन तो रिंग के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। जब भी रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है मतलब उसका बट गया है। अगर किसी के पास कोई चीज बट गई है तो उसके बांटने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहां पर यही लिखने वाले हैं बच्चे कि एरोमेटिक अमाइंस are less basic than aliphatic amines as lone pair is in conjugation with कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इतना ही काफी है। स्कूल एग्जामिनेशन में लिख लीजिएगा कि ड्यू टू दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर बेंजीन रिंग, और बनाकर आप दिखा दीजिएगा तो आपको मार्क्स थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे। ये बात तो क्लियर है कि एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक देन एलिफैटिक अमाइंस और इवन अमोनिया, क्योंकि अमोनिया का भी लोन पेयर उसी के पास है। हटाइए। तो यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ के दो सिंपल क्वेश्चंस लेंगे हम लोग। Arrange the following in the order of basic strength। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में इनको अरेंज करें।
तो मैं इसको साथ में चिपका लेता हूं, बट मेरा कंसर्न मेनली ये ग्रुप है। ये पहला क्वेश्चन है। सिमिलरली जब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो कुछ ऐसा है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो इसका डिस्कशन में खुद ही कंप्लीट कर दे रहा हूं। लेट मी कंप्लीट द डिस्कशन पार्ट ऑफ इट। ऐसे समझो इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब हम लोग सब लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए था, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होना था, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये सारे जो बेसिक स्ट्रेंथ पूछे गए हैं वो एक्वस मीडियम में पूछे जाते हैं, अगर मीडियम मेंशन नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है। जरा याद कीजिए, CH3 और CH3CH2 में छोटा ग्रुप कौन सा है? यहां पर नंबर याद कीजिए, छोटा ग्रुप छोटा नंबर 213। सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाले का, फिर 1 डिग्री का और फिर 3 डिग्री वाले का। और ये बड़ा ग्रुप है तो बड़ा नंबर याद कर लीजिए 231। बाकी ऑर्डर सब सेम है। इसके बाद NH3 आएगा और इसके बाद एनिलीन आएगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जहां पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी में शायद एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि हम लोग फैक्टर्स को प्रॉपर्ली नहीं समझते। तो छोटा ग्रुप छोटा नंबर, तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री वाले का होगा, फिर इस केस में 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, और of course this will be 4th in all the cases and this will be 5. In this case this is 2 is the first, 3 is the second, rest is 6. अब अधिकतर बार लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं, जब ऊपर से पढ़ते या पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं कि स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा हो रहा है कि जो 3 डिग्री वाला है वो 2 डिग्री से कम है। अब बच्चा क्या कर लेता है कि हर एक में ऑर्डर याद कर लेता है कि ये 3 डिग्री है। आप पर्टिकुलर क्वेश्चन याद रखो, क्योंकि सबसे आसान तरीका बेसिक स्ट्रेंथ का है कि जिसका केबी ज्यादा होगा, more will be basic strength, more kb, more will be the basic strength, less the value of pkb, more will be the basic strength. So be careful. Sometimes you will be asked a question, arrange the following in the order of pkb, and in that case the order will change. The least basic will have the highest pkb. The least basic will be the highest pkb. ये क्लियर है क्या? तो यहाँ पर ये चीजें हमें याद रखनी चाहिए या हमें याद रखनी है। We need to remember all this stuff. So more kb, more will be the basic strength,
less the pKb, more will be the basic strength. अब यहां पर ये बात तो सही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अगर R2NH है ना तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो तो कैसा बनेगा, R2NH3 प्लस बनेगा। जब कॉन्जुगेट बेस बनाना होता था तो हम H प्लस निकाल लेते थे। अब इसका जो स्टेबलाइजेशन होता है ना वो वाया सॉल्वेशन होता है। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस तो हो रहा है, बट 3 डिग्री में ये स्टीयरिक हिंड्रेंस किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो 3 डिग्री हैज स्टीयरिक हिंड्रेंस against stabilization via hydration। हाइड्रेशन से स्टेबलाइजेशन के अगेंस्ट स्टीयरिक हिंड्रेंस हो रहा है। इट इज 3 डिग्री हैज स्टीयरिक हिंड्रेंस अगेंस्ट स्टेबलाइजेशन वाया हाइड्रेशन, इसके कारण हो रहा है। ये बात क्लियर हो रही है कि जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, हाइड्रेशन के कारण हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर सेम क्वेश्चन तुमसे दो तरीके से पूछा जाए ना तो अलग अलग जवाब होगा। अगर पूछेगा कि अरेंज द फॉलोइंग for basic strength in vapor phase, वेपर फेज में बेसिक स्ट्रेंथ निकालिए, है ना, एक्वस फेज में नहीं, वेपर फेज में निकालिए। तब उस केस में आंसर हो जाएगा 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। सेम आंसर विल बी फॉर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट थ्री डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री। बट क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड मेंशन होने दो, नहीं तो हम लोग ये ही दिमाग में रखेंगे छोटा ग्रुप छोटा नंबर, और इनवेरिएबली आपको या तो मिथाइल से क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो इथाइल से पूछा जाएगा। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ज्यादा है नहीं, राइट। अब हम लोग देखते हैं बेटा रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप्स, रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप्स। यहां पर देखो कि आपके अधिकतर रिएक्शंस ना रिवाइज हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जो काम की चीज है मैंने प्रिपरेशन बता दी, और काफी रिएक्शंस रिवाइज होंगे और कुछ रिएक्शंस मैं नए इंट्रोड्यूस करूंगा। तो पहला है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। तो आपको याद ही होगा कि जब एनिलीन का हम नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होता है, आपको नाइट्रो का सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो, मेटा और पैरा तीनों पर मिलता है। और हम लोगों ने
एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसके परसेंटेज भी लगभग याद कर लिए, राइट। तो हम इसकी कहानी को रिपीट नहीं करेंगे, आप लेक्चर्स में उसको दोबारा देख सकते हैं। यहां पर ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन तो आप देख सकते हो कि जब आप ब्रोमीन वाटर लेते हो तो यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा, यू विल गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म होता है। टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म होगा। जब हम इसको हटाए जब हम NH2 ग्रुप के साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो हमने इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाया था। अगर हम इसे एसिड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी कहानी सेम है, हमें NaCO3 एसिटा एनालाइड ही मिलेगा। तो यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर मैं एक्टिव हाइड्रोजन जनरेट कर रहा था एंड देन आई वाज कैरिंग आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आप सल्फोनेशन करेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग होता है। यहां पर आपको सीखने के लिए थोड़ा कुछ है। आपको ऑर्थो एंड पैरा लोकेशन पे SO3H मिलता है। अब यहां पर सीखने को क्या है पहले मैं बाद में बताऊंगा, बट ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करता है एंड दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ अ बाइपोलर आयन एंड दे आर नोन एज ड्यूटर आयन। देखो सीखने को क्या है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बड़ा सिंपल है। यहां पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता था। अगर यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हुआ तो ये NH3+ बन जाता, तो मुझे मेटा प्रोडक्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन यहां पर मेटा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा, जैसे ब्रोमिनेशन में मल्टी सब्स्टिट्यूशन हुआ था वैसे मल्टी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो रहा है। क्या क्या बात है इसमें कि इस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? तो बेटा सिंपल सी बात है, SO3 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड हो गया होगा उसके बाद ये रिएक्शन नहीं फॉर्म हुआ होगा। तो इस रिएक्शन को फॉर्म करवाने के लिए काफी H2SO4 को रखने के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे क्या डाला होगा, एनिलीन डाला होगा, और जैसे NH3+ फॉर्म हुआ होगा, चूंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल एक डीएक्टिवेटेड रिंग पर अटैक नहीं करता है, कोई अटैक नहीं हुआ होगा। जब अटैक ही नहीं होगा तो उसके मेटा डायरेक्शन होने की बात नहीं है। और होपफुली इसी में छुपा हुआ है कि मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हुआ।
Think of multiple substitution when the strongly activating group is present in presence of a strong electrophile. Here the electrophile itself is a weak one, so the question of multiple substitution has gone. तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट पूछे जा सकते हैं कि वाई इसमें मेटा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, तो उसका रीजन है कि SO3 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है. कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, राइट. तो ये हमारा सल्फोनेशन की कहानी हो गई. अब आपको पता ही है कि हम लोगों ने NH2 ग्रुप को पहले ही इसलिए हैंडल कर लिया था कि शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन ऑफ HONO. मैं हमेशा इसको HONO ही लिखता हूं, मैं बताऊंगा. ये आपको इस तरीके से दिया जाता है NaNO2 प्लस HCl. अब KNO2 भी होगा तो आप दिक्कत नहीं करिएगा. Action of HONO on various amines. Various amines में action of HONO. तो पहला है प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस. तो प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन में एलिफैटिक डाइजोनियम बनता है. It loses N2 to form R plus, which is a carbocation, and then it forms alcohols plus alkenes का मिक्सचर. NCERT के अंदर हर जगह पर इन्होंने अल्कोहल बनाया है. हम लोग कभी इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं यहाँ पर अल्कोहल्स और एल्कीन के मिक्सचर्स बनवा रहा हूं. तो कार्बोकेटायन है तो आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना होगा. एलिफैटिक डाइजोनियम एरोमेटिक डाइजोनियम के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होता है, इसलिए N2 लिबरेट हो गया है, राइट. ये क्लियर है. इसको हटाते हैं और जो नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस with HONO. Aromatic primary amines with HONO. अब जब HONO के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अच्छा HONO क्यों? क्योंकि इसका जो अटैकिंग स्पीसीज होता है वो NO प्लस होता है. तो अगर आप HONO याद रखेंगे तो OH तो जनरली माइनस होता है, तो OH माइनस NO प्लस आपको दिख जाएगा. इसीलिए मैं हमेशा इसको HONO लिखता हूं. आपको इनवेरिएबली NaNO2 प्लस HCl दिखेगा, लेकिन आप सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर लेना HNO2 होगा, और HNO2 भी नहीं लिखकर मैं उसको HONO लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद रहे कि हमारा अटैकिंग स्पीसीज NO प्लस है. आपको बनता है डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस प्लस Cl माइनस. Cl माइनस कहां से आया होगा? इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन.
और ये हमारा हो गया डाई एजोनियम सॉल्ट। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ना तो आपको बहुत क्लियर होगा कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस चैप्टर फ्रॉम अमाइंस, क्योंकि आप जैसे ही एल्काइल हैलाइड में जाएंगे आपको डाइजोनियम सॉल्ट वहां दिख जाएगा और कुछ कुछ नेम रिएक्शंस दिख जाएंगे, और वो रिएक्शंस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि ये डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है, तो डाइजोनियम सॉल्ट है, राइट। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस विद HONO के साथ, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डाइएजोटाइजेशन। अब देखो, इन कंपैरिजन टू एलिफैटिक डाइजोनियम दे आर मोर स्टेबल, बिकॉज यहां पर रेजोनेंस का स्टेट है, उस कॉन्जुगेशन के कारण इसमें स्टेबलाइजेशन होता है। तो यहां तक कि नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल या स्टेबल, ऐसे करके पूछा गया है। तो आपको देखकर भी पता लग जाएगा बहुत बार, अगर आप लॉजिकली क्वेश्चंस बना रहे हैं कि अच्छा कहां पर रेजोनेंस है, कहां पर रेजोनेंस नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। तो केमिस्ट्री बहुत बार सिंपल से डिफरेंस से गलत हो जाता है या सही हो जाता है, बोथ वेज। ये क्लियर है क्या? तो जहां पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस बन रहा था तो उसका N2 उड़ जा रहा है, यहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, वॉट एवर द कंडीशन शुड बी गिवन। उस कंडीशन में एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट लुक्स मोर स्टेबल देन एलिफैटिक डाइजोनियम। अब थर्ड, सेकेंडरी एलिफैटिक अमाइंस। HONO ये इस तरह के कंपाउंड देते हैं, ऑक्सीजन येलो है। टर्शियरी एलिफैटिक अमाइन, मैं इसमें लिखवा देता हूं बेटा, नो रिएक्शन बट सम प्लेसेस यू विल फाइंड some salt formation, but I don't take salt formation as a product, so I will say this is a no reaction. अच्छा, अगर तुम्हें NO प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो अगर कहीं पर भी 2 डिग्री और 3 डिग्री पर अगर तुमको रिंग दिख जाएगा तो वो क्या करेगा, रिंग में सब्स्टिट्यूशन कर देगा। इसलिए टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस अगर रहेगा, कोई भी एक बेंजीन रिंग रहेगा तो उसके पैरेलल लोकेशन पर हो जाकर लग जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो इट कैन अटैक द रिंग इफ इट इज प्रेजेंट, राइट, एक्सेप्ट 1 डिग्री। अगर 3 डिग्री वगैरह रहेगा तो यह आराम से अटैक कर लेता है। अब यहां पर हम लोगों ने इतनी बातें क्लियर कर ली कि HONO के रिएक्शन से क्या हो रहा है। HONO के रिएक्शन से क्या हो रहा है, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कि लाइफ कैसे आगे बढ़ती है। Br CCN, फिर से सेम है ना, ये बन गया OH माइनस पार्शियल,
B बन गया, NaOH प्लस Br2 C बन गया, और अब आपको कोई दे देगा NaNO2 प्लस HCl D बन गया। आइडेंटिफाई ABCD, आपके लिए बहुत आसान है। यहां पर क्या आ गया बेटा, CH3Cn। यहां पर क्या आ गया, एक गिलास पानी दे दो, CH3CONH2, CO को पी जाओ तो क्या आ गया, CH3NH2। दिख रहा है क्या? और NH2 हटाकर एलिफैटिक अमाइन क्या देता है, अल्कोहल। सेम काम आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्वस तो यहां पर सीखने वाली बात यही है कि एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन with NaNO2 plus HCl produces corresponding alcohol। यहां पर तो एल्कीन की गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन जनरली एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने कंडीशंस को चेंज नहीं किया है और हर जगह वो अल्कोहल बना रहे। बट मैंने आपको लिखवाया कि एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस विथ HONO will produce mixture of alkenes and alcohols। ये बात समझ में आ गई? तो इस चीज को हम लोग अपने दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं, हम लोग आराम से रखते हैं अपने दिमाग के अंदर, हमारा काम काफी हद तक पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं reaction of diazonium salt। रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आप याद करो कि ये जो डाइजोनियम सॉल्ट था, N2 प्लस, और यहां पर हम लोग एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो याद करो मैंने इसको क्या बताया था, ये स्पेक्टेटर आयन है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये चला जाएगा, है ना। N2 इनर्ट है, वो उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस, और प्लस पर आप क्या बिठा सकते हैं, माइनस। ये बात दिख रही है क्या? तो अब इस तरह के रिएक्शंस तुम खुद से आराम से दे सकते हो अगर तुमने ये बातें समझ ली तो। ये स्पेक्टेटर आयन था, ये अपने घर चला जाएगा, N2 उड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर कौन बैठ रहा है, प्लस, और प्लस के ऊपर कौन बैठेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि H2O डाल दिया, तो H2O का नेगेटिव विजुअलाइजेशन क्या है, OH, माइनस छोड़ भी दें तो हम लोग बेंजीन रिंग बनाएंगे और क्या बना लेंगे, OH, फिनॉल बन गया। CO2Cl2 नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, तो बेंजीन बनाया और Cl बिठा दिया। CO2Br2 नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, तो बेंजीन बनाया और क्या बिठा दिया। इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन बोलते हैं और इसका नाम है सैंडमेयर्स। अब केमिस्ट्री के अंदर कुछ नाम आपको याद रखना पड़ता है। Cu प्लस HCl, ऐसे सारे रिएक्शंस के नाम होते हैं, बट मैं उन्हीं रिएक्शंस के नाम बताऊंगा जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। Cu प्लस HCl
निगेटिव पार्ट अभी भी क्या है, Cl है। तो आपने बना दिया क्लोरोबेंजीन और इसका नाम होता है गैटरमैन, सिर्फ गैटरमैन। HbF4 आप बताओ क्या बनाओगे? एक प्लस पर एक ही माइनस बिठा सकते हो ना बेटा, Ki क्या बना दोगे? आप खुद से बना रहे हो ये सारी चीजें तो भूल मत जाना, सिर्फ आपको याद रखने वाली चीज एक ही है जो ऐसी है। तो आप इस तरीके के बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो। अगर मैं बोलूं HbF4 फॉलोड बाय CuNO2 यानी हीट। अब लॉजिकली सोचो कि इसमें जो निगेटिव पार्ट है F माइनस आया होगा, उसको किसने हटा दिया होगा? NO2 ने हटा दिया होगा। तो यहां पर क्या बन गया? नाइट्रोजन। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं होंगी तो टाइम एंड अगेन हम लोग इस डायग्राम को बनाते रहेंगे, देखते रहेंगे, और इससे बढ़िया तरीका ऑर्गेनिक सीखने का नहीं हो सकता है। स्टार्ट फ्रॉम डाइजोनियम, इफ यू डोंट नो एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम डाइजोनियम। बड़ा सिंपल है, बेंजीन पकड़ो, नाइट्रोबेंजीन बनाओ, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन बनाओ, एनिलीन को डाइजोनियम बनाओ, और डाइजोनियम के बाद बहुत सारे रिएक्शंस करके दिखा दो। घर वालों को दिखा दो कितने रिएक्शंस मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। That's too fast, too quick. Should I remove this? तो यहां पर अब दो कहानियां और हैं, दो कहानियां और हैं जो हमें थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। ये तो हो गई बात कि बहुत आराम से बिठाते चले गए। अब बेटा यहां पर इस डाइजोनियम को मैंने Br माइनस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। H3PO2 के साथ रिएक्शन करवाओगे। आप लोग अभी इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा होगा कि H3PO3 का स्ट्रक्चर ऐसा है, वो तो मैंने भी पढ़ा रखा है। H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, H3PO3 का H3PO दोनों सेम बना गया क्या है? यहां पर OH है, दो OH बना देते हैं। ये H3PO3 हो गया और ये हो गया H3PO4, ऐसा है ना। तो ये pH बॉन्ड जो होता है रिड्यूसिंग होता है, तो रिड्यूसिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है। रिड्यूसिंग पावर और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यही होता है। तो pH बॉन्ड मतलब इसका काम है H माइनस देना है। इसका काम क्या है बेटा? H माइनस देना है। तो बेंजीन के ऊपर प्लस था और उस प्लस पर अगर H माइनस आकर बैठ जाए तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। इसलिए H3PO2 के साथ बेंजीन ही बनता है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहां चला जाएगा? H3PO3 में। और कहानी अभी भी सेम है, N2 चला जाएगा, Na है, NaBr बन जाएगा, ये सारी चीजें तो बन जाएंगी। दूसरा रिएक्शन जो मेरी लाइकिंग से एनसीईआरटी को नहीं देना चाहिए था या पूरा देना चाहिए था, वो है C2H5OH। देखो बेटा यहां पर बच्चा ना डाउट कर जाता है कभी कभी, इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे? C2H5O माइनस NH प्लस, और वो क्या करेगा? वो C2H5 बिठा देगा। लेकिन बेटा यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इन्होंने जो ये रिएक्शन दिया ना, वो कहानी पूरी नहीं दी है। ये रिएक्शन एक्चुअली में जिंक के प्रेजेंस में होता है, इन एनसीईआरटी में ऐसे ही दे दिया क्योंकि उनको रिएक्शन कंडीशन नहीं देने, फेमस रिएक्शन है तो उन्होंने दे दिया। अब जब H प्लस को जिंक मिलेगा ना, तो जिंक इसको अपना क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन चिपका देगा और क्या बना लेगा? दिख रहा है क्या? और H माइनस बैठेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? और अगर अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो चला जाएगा एसिड कर गया।
तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, N2 अभी भी निकल रहा है, Br अभी भी निकल रहा है। लेकिन अगर हम लोग याद ही कर लें कि H3PO2 और C2H5OH देखेंगे तो हम क्या बनाने वाले हैं? H3PO2 ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, राइट? कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ हमारा बेंजीन देगा और इथेनॉल के साथ बेंजीन देगा। तो ये बात थोड़ी अपने दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। ये बात क्लियर है कि हमारा इथेनॉल और हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो क्या दे देगा? इट विल गिव बेंजीन रिंग। इट विल गिव बेंजीन रिंग। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे बेटा वो देखेंगे, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। राइट? तो जब डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हो N2 plus Cl minus, don't forget this is also a weak electrophile. ये खुद भी एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है और वीक इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक करेगा जब यहां पर कैसा ग्रुप हो? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हो। सब्स्टिट्यूशन कर दो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आसान रिएक्शन कुछ होता नहीं है। जाएंगे और इसके पैरा लोकेशन पर ऑर्थो भी बनता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो जनरली प्रिफर करेगा इन दिस केस कि वो पैरा पे करे। अगर पैरा ब्लॉक्ड रहेगा तो ऑर्थो भी बनेगा। G शुड इक्वल टू NH2 NHR NR2 O minus NOH। ये सिंपल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं एजोडाइज। तो ये केमिकल कलरिंग के लिए बहुत यूज होता है, डाई इंडस्ट्री में रंगने वाला में यूज होता है। एंड द कलर ऑफ द डाई, कलर ऑफ द डाई, जो डाइज होगा विल डिपेंड अपॉन G और other substituents present on the ring। अगर G OH है तो ऑरेंज है, अगर G NH2 है तो येलो होगा। इस तरीके से आप एक कपलिंग रिएक्शन कर कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन को मिटाकर E+ को चिपका दे रहे हैं और E+ को जब चिपकाते हैं तो वो E बन जाता है ना? कोई पूछने आया था कि SO3 में वो SO3 माइनस क्यों हो गया? तो भैया गणित तो सिंपल है ना, +1 वाला 0 हो जा रहा है तो 0 वाला क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर N2+ आया था, N2 बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं एजोडाइज और ये रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा how to differentiate between 1 degree, 2 degree and 3 degree amines।
1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस में डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो टेस्ट होता है इसका एक का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट। अब हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर आप 1 डिग्री अमाइन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हो। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये सब रिएक्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा। Cl लीव करेगा, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे, इस चीज को कॉपी कर दो, जितनी लंबी चीजें हैं उनको कॉपी कर दो, Cl को हटा दो और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। ये बात समझ में आ गई। यहां पर तुमने NH माइनस बना लिया, Cl को हटा दिया और उसको चिपका दिया। क्या अभी भी इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है ना? तो ये NaOH में सॉल्युबल होगा। तुम सिर्फ देख कर ना बेटा पहचान सकते हो ये NaOH में सॉल्युबल होगा। अब अगर मैं 2 डिग्री अमाइन लूं, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या प्रोडक्ट होगा? तुम खुद से समझ रहे होगे, समझदार हो तुम लोग। H डबल बॉन्ड हो, Cl को हटा देंगे। अब क्या लग रहा है, NaOH में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। ये तो कोई भारी बात नहीं है ना, ये अगर नहीं आए एग्जाम में तब दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कभी कभी आ भी जाता है तब भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तुम अभी समझ रहे हो, तुरंत नहीं पढ़ोगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, तो सही लग रहा है ना। तो यहां पर हो गया नो रिएक्शन। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर लोगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन से। ऐसे आप डिफरेंशिएट कर लोगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन से। इतनी बात तो है, इतनी ही बात तो है कि आप आराम से 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन से ऐसे डिफरेंशिएट कर लोगे। अब नेक्स्ट है बेटा, जिसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट रिसेंट टाइम में बहुत पूछा गया होगा। कार्बाइल अमाइन टेस्ट, it will be given by both aliphatic and aromatic primary amines। तो ये बात ही खत्म हो गई कि कौन देगा, एलिफैटिक देगा कि एरोमेटिक देगा, प्राइमरी देगा कि सेकेंडरी देगा। इट विल बी गिवन बाय बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, दोनों देंगे, लेकिन होने चाहिए क्या, प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस कैसे पहचानोगे, NH2 होना चाहिए, NHR नहीं चलेगा, है ना, NHRR नहीं चलेगा, NRRR वाला तो और भी नहीं चलेगा, वो तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। अब ये स्पेसीज ना तुम लोग के सिलेबस में तुमको 2 ही जगह दिखता है अगर रिएक्शन में दिया है तो। RNH2 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ये 2 ही जगह दिखने वाला है, एक यहां पर और एक रीमर टीमन में, वो बाद में देखेंगे। इसको जब भी देखो ना और पूछे कौन सा स्पेसीज,
कार्बीन्स। कौन सा स्पीसीज? क्या बोलो बेटा? कार्बीन्स। अगर कोई पूछे सिंगलेट की ट्रिपलेट, Cl के साथ है ना सिंगलेट ही होगा, Cl के साथ है तो सिंगलेट ही होगा शायद, है ना। CH2 के साथ होता है सिंगलेट ट्रिपलेट का लफड़ा होता है, Cl2 के साथ है आंख बंद करो सिंगलेट बोल दो, सिंगलेट ही होगा शायद। कोई ऐसे पूछना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन पूछ दिया अगर किसी फालतू से एग्जाम ले तो तुम फालतू से जवाब दे दो कि सिंगलेट ही होगा, तुम Cl हो तुम सिंगलेट हो, ठीक है। यहां पर बात क्लियर है क्या बेटा? अब यहां पर बढ़ गया RNC, यहां पर कभी कभी साइन भी पूछ लेता है तो ऐसे बना लेते हैं, बोर्ड में ऐसे नहीं लिखोगे काम चल जाएगा। आइसोसाइनाइड बन गया, आइसोसाइनाइड हैज रॉटेन एग स्मेल, है ना। तो रॉटेन एग स्मेल है। बाकी तो जो दिख रहा है वो बना दो। क्या दिख रहा है? KCl दिख रहा होगा, है ना, H2O दिख रहा होगा, तो इस तरह की चीजें बना दो। हमको ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा उन सबका लोड ही नहीं लेना है कि प्लस क्या बना, बोर्ड में लेना पड़ेगा तो वो मिलाएंगे क्या लिखा है, लेकिन तुम थोड़ा होशियार हो तो बना दो कि KCl बना देना, वाटर बना देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है, यही तो क्वेश्चन वो पूछेंगे कि RnH2 को रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। अब जब RCN का याद करो हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या बनता था? RCOH बनता था। अगर RNC का हाइड्रोलिसिस करवा दोगे ना तो ध्यान में रखना RnH2 प्लस फॉर्मिक एसिड बन जाता है। तो किसी कंपटीशन में ये भी पूछ लेंगे वो। तो मोरलेस कहानी इतनी ही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्लास को खत्म करने के बाद तुम जाकर सीधे सीधे जेई का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन बनाओगे तो भी बन जाएगा। मेंस तो छोड़ ही दो, कुछ ऐसा खास पूछते ही नहीं है जिसके लिए आपको टेंशन लेना है।